हम अक्सर सोचते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ नियमों को रटने और सही जगह पर एस लगाने का एक नीरस खेल है ना? बिल्कुल, एक रट्टा मारने वाला काम। लेकिन अगर आप इसके भीतर झांकें तो ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान, सामाजिक शिष्टाचार और मतलब हमारे देखने के नजरिए पर टिका है। जी। यह इस बात का विज्ञान है कि हमारा दिमाग किसी चीज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है या अलग-अलग टुकड़ों में। तो आज की इस डीप ड्राइव में हमारा मिशन भी यही है। हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री और स्रोत मौजूद हैं वे महज नियमों की कोई सूची नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे इस बात का ब्लूप्रिंट हैं कि अंग्रेजी भाषा में इंसान का अहंकार, उसकी कल्पनाएं और उसकी धारणाएं कैसे काम करती हैं। सही कहा आपने। तो चलिए उस बुनियादी उलझन से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी है। मतलब हम बिना सोचे एस लगाकर चीजों को बहुवचन बना देते हैं ना। हाँ, जैसे बॉय का बॉयज कर दिया। बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आप यही काम किसी वर्ब या क्रिया के साथ करें तो वो बहुवचन नहीं बल्कि एकवचन यानी सिंगुलर बन जाता है। बिल्कुल। इसे एक तरह का विपरीत नियम या कहीं की क्रॉस कनेक्शन समझ सकते हैं। क्रॉस कनेक्शन मतलब अगर आप इसे कागज पर ड्रॉ करें तो ये एक्स जैसा दिखेगा। नाउन में एस लगा तो वो प्लूरल की तरफ गया, वर्ब में एस लगा तो वो सिंगुलर हो गया। ये पूरी तरह से संतुलन का खेल है। ओह अच्छा, तो मतलब अगर सब्जेक्ट के पास पहले से एस है जैसे बॉयज, तो वर्ब को एस कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ प्ले रहेगा, बॉयज प्ले। हाँ, और अगर सब्जेक्ट के पास एस नहीं है जैसे बॉय, तो वर्ब अपना एस ले लेगा और प्लेज बन जाएगा। अब बॉय प्लेज समझ गया। लेकिन इस संतुलन को एक शब्द पूरी तरह से बिगाड़ देता है और वो है यू। हाँ, यू का केस तो बहुत ही अलग है। वही तो, यू चाहे एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या पूरी भीड़ के लिए, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही क्यों लेता है? मतलब हम एक व्यक्ति को भी यू आर ही क्यों कहते हैं, यू इज क्यों नहीं? इसके पीछे पूरा एक ऐतिहासिक ड्रामा छिपा है। देखिए, भाषा कभी भी रातों रात नहीं बनती। अच्छा। पुरानी अंग्रेजी में जब किसी एक इंसान से बात करनी होती थी तो दाओ और दी का इस्तेमाल होता था। हाँ, मैंने शेक्सपियर के नाटकों में पढ़ा है, दाओ आर्ट और वैसा कुछ। बिल्कुल वही। तो यू का जन्म विशेष रूप से बहुवचन के रूप में हुआ था, या फिर इसे राजाओं और बहुत उच्च पद वाले लोगों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हिंदी में हम एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप कहते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। तो यू असल में बहुवचन ही था। फिर दाऊ का क्या हुआ? वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गया। समय के साथ अंग्रेजी बोलने वालों ने दाऊ को पूरी तरह से भाषा से बाहर कर दिया। उसकी जगह पूरी तरह से यू ने ले ली। लेकिन यू जब एक इंसान के लिए इस्तेमाल होने लगा, तब भी उसने अपनी पुरानी पहचान यानी अपने बहुवचन वाले शाही बर्ताव को नहीं छोड़ा। मतलब उसने अपना रुतबा बनाए रखा। हाँ, इसलिए भले ही हम आज सामने खड़े एक अकेले व्यक्ति से बात कर रहे हो, व्याकरण आज भी उसे उसका ऐतिहासिक सम्मान देता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाता है। ये तो भाषा का अपना ही एक बैगेज है जो वो सदियों से आज तक ढो रही है। बिल्कुल। लेकिन ऐतिहासिक बैगेज तो एक बात हुई, क्या हो जब भाषा जानबूझकर अपने ही नियम तोड़े? क्योंकि अध्ययन सामग्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीधे तर्क को चुनौती देता है। आप किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि कोई कहता है आई विश वीनम वॉर माई वाइफ। अब वीना सिंगुलर है और आई के साथ तो वैसे वॉज लगता है, फिर ये वर्ड कहां से आ गया? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, यहाँ हम वास्तविकता की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। इसे व्याकरण की भाषा में सबजंक्टिव मूड कहा जाता है। सबजंक्टिव मूड? जी, जब कोई आई विश, एज इफ या इफ का इस्तेमाल करके किसी ऐसी चीज की बात करता है जो सच नहीं है, जो सिर्फ एक कोरी कल्पना है, तो भाषा को कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो सुनने वाले को बता सके कि ये सच नहीं है। बिल्कुल, भाषा को ये सिग्नल देना होता है कि सावधान, ये एक फैंटेसी है। ओहो, तो मतलब नियम तोड़ना ही ये सिग्नल देना है कि बात हकीकत नहीं है। बिल्कुल सटीक। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर आता है तो वो वाक्य में एक लाल झंडी फहराने जैसा है। हमारा अवचेतन तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान केवल ख्याली पुलाव पका रहा है, ये कोई तथ्य नहीं है। अवास्तविक दुनिया को दिखाने के लिए व्याकरण जानबूझकर अवास्तविक संरचना का इस्तेमाल करता है। अरे वाह, नियम को तोड़ना ही यहाँ पर नियम है। ये वाकई जीनियस है। मतलब व्याकरण कोई कठोर मशीन नहीं है,
ये एक बहुत ही बारीक कम्युनिकेटर है। हाँ, भाषा बहुत स्मार्ट होती है। और इसी बात से मुझे उस कॉन्सेप्ट की याद आ रही है जिसे हम एक इकाई या 1 यूनिट का सिद्धांत कह सकते हैं। अच्छा, वो एंड वाला नियम। हाँ, एंड का काम है चीजों को जोड़ना। अगर रवि और कवि एंड से जुड़े हैं तो वो 2 लोग हो गए और वह प्लूरल हो गया। सीधा गणित है ना? बिल्कुल, 2 लोग मतलब प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मैं कहता हूं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ आर क्यों नहीं है? एंड तो यहाँ भी मौजूद है। क्योंकि आपका दिमाग यहाँ 2 अलग-अलग चीजों को नहीं देख रहा है। मतलब जब आप ब्रेड एंड बटर कहते हैं तो क्या आप पहले सूखी ब्रेड खाते हैं और फिर अलग से मक्खन का टुकड़ा चबाते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मक्खन लगी हुई एक स्लाइस की तस्वीर दिमाग में आती है जिसे आप एक साथ खाते हैं। बस यही बात है। वो दोनों मिलकर नाश्ते की एक सिंगल डिश बन गए हैं। भाव एक है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन अब इसकी तुलना मदर एंड फादर से कीजिए। अगर वे एंड से जुड़े हैं तो वे 2 अलग इंसान ही रहेंगे। वो मिलकर एक शरीर नहीं बन सकते। समझ गए। यानी व्याकरण पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें मिलकर एक नई पहचान बना रही हैं या अपना अलग-अलग वजूद कायम रखे हुए हैं। एकदम सही। और ये पहचान वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि आर्टिकल्स जैसे ए एंड द इसी पहचान को तय करते हैं। हाँ, स्रोतुद में इसकी एक बहुत ही चालाक ट्रिक दी गई है। मतलब अगर मैं कहूं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आया है। जी। लेकिन अगर मैं कहूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर प्लेइंग, तो यहाँ प्लूरल वर्ब है। इसे कॉग्निटिव साइंस के एक छोटे से फॉर्मूले की तरह देखिए। एक आर्टिकल का मतलब है एक पहचान, 2 आर्टिकल्स का मतलब है 2 अलग-अलग पहचान। तो पहले वाक्य में द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी में सिर्फ एक बार द लगा है, वो भी अ प्रिंसिपल के आगे। सेक्रेटरी के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। जिसका साफ मतलब है कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। अच्छा। वही इंसान प्रिंसिपल की कुर्सी पे भी बैठता है और वही इंसान सेक्रेटरी का काम भी देखता है। व्यक्ति एक है, पद 2 है, इसलिए वर्ब सिंगुलर वॉज आया। और बिल्लियों वाले मामले में अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, यहाँ 2 बार ए आया है। जी। मतलब एक काली बिल्ली अलग है और एक सफेद बिल्ली अलग है। 2 अलग-अलग बिल्लियां हैं तो वर्ब हो गया वर। सच में ये तो सिर्फ आर्टिकल्स गिनने का खेल है। हाँ, लेकिन ये खेल इंसानी धारणाओं से जुड़ा है। हम दुनिया को कैसे वर्गीकृत करते हैं, आर्टिकल्स उसी का आईना है। बिल्कुल। तो अभी तक हमने देखा कि दिमाग चीजों को कैसे ग्रुप करता है, लेकिन अब इंसान के अहंकार और उसकी सामाजिक ट्रेनिंग की बात करते हैं। आप प्रोनाउंस यानी सर्वनाम की बात कर रहे हैं। हाँ, सर्वनाम का सीक्वेंस। मतलब जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की किताब का हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ना कि व्याकरण का। अच्छा, आप किस खास पहलू की ओर इशारा कर रहे हैं? मैं वो 2-3-1 और 1-2-3 वाले सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। जब हम 3 लोगों की बात एक साथ करते हैं, जैसे मैं, तुम और वो। हाँ। अगर कोई अच्छी बात है, कोई उपलब्धि है, तो व्याकरण कहता है कि हमें 2-3-1 का क्रम अपनाना चाहिए। यानी पहले यू, फिर ही और सबसे अंत में आई। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये इंसानी शिष्टाचार का सीधा सा रिफ्लेक्शन है। एक सभ्य समाज में जब भी कुछ अच्छा होता है या श्रेय लेने की बारी आती है तो हम सामने वाले को आगे रखते हैं। हाँ, हम कहते हैं पहले आप। बिल्कुल। फिर हम उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो वहां मौजूद नहीं है और विनम्रता दिखाते हुए खुद को सबसे पीछे रखते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट सफल होता है तो एक अच्छा मैनेजर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उस टीम ने भी मदद की और मैंने बस थोड़ा सा सहयोग दिया। एकदम सही। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डूब जाए तो? तब मनोविज्ञान पलट जाता है और ग्रामर भी उसके साथ पलट जाता है ना? जी। तब सीक्वेंस हो जाता है 1 2 3। I, you and he are guilty। मतलब गलती या अपराध स्वीकार करते समय सबसे पहले खुद जिम्मेदारी लो, यानी आए, फिर सामने वाले का नाम लो यू, और जो बेचारा वहां है ही नहीं, ही, उसे सबसे अंत में रखो। ये हमें ये सिखाता है कि भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, ये हमारे सामाजिक मूल्यों और हमारी नैतिकता को भी दर्शाती है। बहुत खूब। और ध्यान रहे, चाहे क्रम कोई भी हो, 2 3 1 या 1 2 3, चूंकि लोग एक से ज्यादा है, इसलिए वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। अब इंसान के स्पष्ट चेहरे से हटकर जब भीड़ की बात आती है तो एक अलग ही चुनौती खड़ी होती है। जैसे अनिश्चित सर्वनाम की बात। हाँ, जैसे एवरीबडी, समवन या एवरीथिंग। जब हम एवरीबडी कहते हैं तो उसमें तो सैकड़ों लोग हो सकते हैं, फिर भी व्याकरण इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब क्यों लगाता है? इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, जब आप एक स्टेडियम में बहुत दूर से लाखों की भीड़ को देखते हैं
तो क्या आपको अलग-अलग चेहरे दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ लोगों का एक धुंधला सा बिना चेहरे का ब्लॉक दिखाई देता है। हाँ, एक सिंगल बड़ी सी इकाई। बिल्कुल। जब पहचान अनिश्चित यानी इंडेफिनिट होती है तो मानव मस्तिष्क उस अनिश्चितता को एक सिंगल यूनिट मानकर प्रोसेस करता है। हाँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की स्पष्ट पहचान नहीं है, व्याकरण एक सुरक्षित रास्ता अपनाता है और उसे सिंगुलर मान लेता है। चेहरा नहीं तो बहुवचन नहीं, दिलचस्प है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है मैनी ए वाले मामले में। हाँ, वो थोड़ा ट्रिकी है। हम सब जानते हैं कि मैनी का मतलब है बहुत सारे, मैनी बॉयज आर प्लेइंग। लेकिन अगर मैनी के तुरंत बाद ए या एन लग जाए तो पूरी कहानी पलट जाती है। मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये अंग्रेजी की एक बहुत ही पुरानी और काव्यात्मक शैली है। देखिए, जब आप मेनी बॉयज कहते हैं तो आप स्टेडियम की उसी बड़ी भीड़ को एक साथ देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब आप मेनी ए बॉय कहते हैं तो आप उस भीड़ पर एक स्पॉटलाइट घुमा रहे हैं। स्पॉटलाइट मतलब हम एक एक तरह के लोगों को देख रहे हैं। ठीक यही बात है। मेनी ए बॉय का मतलब है उन कई लड़कों में से हर एक लड़का। हमारा फोकस एक समय में केवल एक ही लड़के पर है। क्योंकि हमारा ध्यान एक एक करके हर व्यक्ति पर जा रहा है, इसलिए व्याकरण सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय और सिंगुलर वर्ब गोज की मांग करता है। ये किसी बात को बहुत ही जोरदार तरीके से कहने का एक तरीका है। तो ये बात है, स्पॉटलाइट जिस पर होगी वर्ब उसी के हिसाब से नाचेगा। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो जब एक ही वाक्य में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हों और दोनों वर्ब पर कब्जा करना चाहें? कनेक्टर्स के इस युद्ध में वाक्य का असली बॉस कौन होता है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे रणनीतिक हिस्सा है। यहाँ दो अलग अलग तरह की मानसिकताएं काम करती हैं। हाँ, पहला है फर्स्ट सब्जेक्ट बॉस। अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद जैसे शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले की सुनता है। जी। जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। यहाँ राइटर्स प्लूरल है जो वर्ब के बिल्कुल पास बैठा है, फिर भी वर्ब हैज यानी सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि एज वेल एज द राइटर्स वाक्य का मुख्य हिस्सा है ही नहीं। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा जानकारी है, एक बोनस है जिसे कॉमा लगाकर जोड़ दिया गया है। जैसे किसी फिल्म में एक लीड एक्टर हो और बाकी सब बैकग्राउंड डांसर्स। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लीड एक्टर द पब्लिशर है। अगर आप बैकग्राउंड डांसर्स यानी एज वेल एज द राइटर्स को वाक्य से हटा भी दें तो मुख्य बात वही रहेगी। द पब्लिशर हैज कम। बिल्कुल। व्याकरण सिर्फ मुख्यकर्ता पर ध्यान देता है, पीछे पीछे चलने वालों पर नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है नियरेस्ट सब्जेक्ट बॉस का नियम, जब वाक्य में नीदर नॉर या ईदर और लगा हो। हाँ, वो एकदम अलग केस है। जैसे नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी। यहाँ ही और आई दोनों विकल्प हैं, लेकिन वर्ब ने आई की बात मानी और वॉज लग गया। पहले सब्जेक्ट ही को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। यहाँ हमारा दिमाग थोड़ी सी आलसी वाली रणनीति अपनाता है। आलसी रणनीति वो कैसे? जब हम ईदर और यानी या तो ये या वो का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग का पूरा जोर वाक्य के आखिरी हिस्से पर होता है, जो संज्ञा क्रिया के सबसे नजदीक होती है। दिमाग बिना ज्यादा सोचे समझे उसी के साथ तालमेल बिठा लेता है। अच्छा। इसे कॉग्निटिव साइंस में समीपता का नियम या प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। अच्छा। दिमाग कहता है कि जो मेरे सबसे करीब है मैं उसी के रंग में रंग जाऊंगा। मतलब जो वर्ब के बगल में बैठा है उसी की चलेगी, पहले वाले को कौन याद रखे? सच में इंसान का दिमाग कभी कभी शॉर्टकट ढूंढ ही लेता है। हाँ, हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। और शॉर्टकट्स की बात हो ही रही है तो चलिए उन धोखों की बात करते हैं जो हमें रोजमर्रा की अंग्रेजी में फंसाते हैं। अनकाउंटेबल्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल्स। जैसे फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, न्यूज। हम अक्सर लोगों को फर्नीचर्स बोलते सुनते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप लकड़ी की 4 कुर्सियां या 2 मेज गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर एक अमूर्त विचार है, एक सामूहिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट्स को गिना नहीं जा सकता। बिल्कुल। आप शब्दों को गिन सकते हैं, लेकिन सलाह यानी एडवाइस को नहीं। और जो चीज गिनी ही नहीं जा सकती वो बहुवचन कैसे हो सकती है? सही बात है। और इसी से जुड़ा है एस का सबसे बड़ा भ्रम, फिजिक्स, मीजल्स जो कि एक बीमारी है, या पॉलिटिक्स। हाँ, ये तो क्लासिक ट्रैप्स है। इन शब्दों के अंत में एस लगा है तो ये प्लूरल का चोला पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से बेचारे सिंगुलर ही हैं। बिल्कुल, ये बहुरूपीय हैं। फिजिक्स एक ही विषय है,
10 अलग अलग विज्ञान नहीं। और यहीं पर हम अपने उस सवाल पर वापस आते हैं जिसने इस पूरी चर्चा की शुरुआत की थी। His mathematics are poor। हाँ, अगर मैथमेटिक्स एक विषय है और सिंगुलर है, तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर कैसे सही हो सकता है? मैंने जब ये पढ़ा तो सच में मेरा दिमाग चकरा गया था। ये इस पूरे डीप डाइव का शायद सबसे बेहतरीन पल है। होता ये है कि जब किसी शैक्षणिक विषय जैसे मैथमेटिक्स या फिजिक्स के ठीक पहले कोई अधिकार जताने वाला शब्द आ जाए, जैसे हिज, माय या द, तो वो शब्द अब किसी विषय की बात नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या बन जाता है? वो उस व्यक्ति विशेष के कैलकुलेशन क्षमता या उसके आंकड़ों की बात करने लगता है। अच्छा, जब हम कहते हैं हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गणित विषय में खराद है। हम ये कह रहे हैं कि उसके द्वारा जो जोड़ घटाव या हिसाब किताब किए गए हैं वे गलत हैं। चूंकि हिसाब किताब या कैलकुलेशंस कई सारे होते हैं, इसलिए अर्थ बहुवचन हो जाता है और वर्ब आर आ जाता है। माइंड ब्लोइंग यार। मतलब शब्द वही है, लेकिन संदर्भ बदलते ही उसका डीएनए बदल गया। एक तरफ वो विषय है, दूसरी तरफ हिसाब किताब। और इसके विपरीत कुछ शब्द जन्म से ही बहुवचन होते हैं, जैसे सिजर्स यानी कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मा, पुलिस या कैटल। कैंची और चश्मे में तो समझ आता है कि 2 ब्लेड या 2 शीशे होते हैं, यानी उनका अस्तित्व हमेशा जोड़े में है। हाँ। उन्हें आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो प्लूरल हैं।